नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट शो डॉक्टर से पूछो में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज शुक्रवार है। हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी हम लेंगे आपके सवालों के जवाब डॉक्टर साहब से। और आज की श्रृंखला का हम जानते हैं कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और जो भी हमारे और व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं वो भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपनी समस्या को पूरी तरह से हमें लिख करके भेजें। और जैसे कि हम आपको हमेशा से ही कहते हैं कि जब भी आप अपनी समस्या लिखें, यदि आपकी एक समस्या है तो ठीक है, यदि एक से ज़्यादा समस्या है तो आप उसको पॉइंट्स में लिखें कि पॉइंट 1 मेरे को ये प्रॉब्लम है, देन सेकंड प्रॉब्लम और उसके बाद थर्ड। जो भी प्रॉब्लम है आप ऐसे लिखेंगे तो आपकी समस्या को समझना आसान होगा और आपकी समस्या का इलाज, निदान बताना हमारे लिए आसान होगा। तो चलिए आज की श्रृंखला को शुरू करते हैं। उसके लिए स्वागत करते हैं डॉक्टर एस रंजन जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। धन्यवाद जी, नमस्ते। सर, आज की जो श्रृंखला है, सवाल जवाब श्रृंखला है, इसका शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए मैं आज का पहला सवाल आपसे, उसका जवाब आपसे जानना चाहूँगी। आपको पहला सवाल बताती हूँ। पहला सवाल है ममता जेठवानी जी का। इनका कहना है कि इनके नेक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। जब भी ये गर्दन ऊपर या नीचे करती हैं तो इनको दर्द होता है और कभी कभी एसिडिटी भी हो जाती है। जॉइंट पेन भी रहता है और इसके साथ ही इनको थायराइड भी है जी, तो आपसे इसका सहायता चाहेंगे इस पर। देखिए क्या होता है, जब हमें जहाँ पर दर्द होता है हम उसके लिए ज़्यादा कंसर्न होते हैं। अभी नेक पेन है तो उनके लिए वो कंसर्न हो रहे हैं, जबकि वो इसका कनेक्शन नहीं समझ पा रहे हैं कि जो इनके भीतर थायराइड है वो बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं है। देखिए, थायराइड को या हमारी कोई भी पुरानी बीमारी हो, जैसे शुगर है या बीपी है, तो वो सिर्फ दवा से कंट्रोल होना ही सब कुछ नहीं है। आप इस बात को समझें कि जो पुरानी बीमारी है, जो मूल प्रॉब्लम है, अगर वो ठीक से ठीक रहता है तब आपको दूसरी समस्या नहीं होती। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि जॉइंट नेक पेन है, लेकिन यह भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके थायराइड से कनेक्टेड है। तो थायराइड का जो नेचुरल उपचार है, जो स्पिरिचुअल उपचार है, वो आप सीखिए, योगा कीजिए। हमने थायराइड पे 1 घंटे का वीडियो बना कर रखा है। उज्जयी प्राणायाम है, उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट है, भोजन में कुछ परहेज है, अपने बोलने पर, अपने सोचने में परिवर्तन लाना है। दवा आप ले रहे हैं वो दवा बंद हो, अगर आप 3 महीने टारगेट लेकर चलेंगे तो थायराइड की दवा बंद हो सकती है, लेकिन आपको वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। जॉइंट पेन है, वो लीवर की समस्या बताती है। लीवर आपका बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। लीवर के लिए हम पैर पे LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हैं। जॉइंट पेन में आपको ये हेल्प करेगा। पैर के अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में ये LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो रेगुलर LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएं। और आपके भीतर जो इन की कमी है, ये पृथ्वी प्राण और सूर्य प्राण में पृथ्वी प्राण की कमी से आपको ये दर्द हो रहा है। सूर्य प्राण के लिए आपको सनलाइट में बैठना चाहिए और थोड़े नेक के थोड़ा एक्सरसाइज किया करें, बेसिकली योगा किया करें, क्योंकि थायराइड की समस्या के लिए भी आपको लाइफ में एक्टिव होना है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से, जो से ज़्यादा बैठे रहने से, हम चलते ही नहीं हैं, हम एक्टिव ही नहीं रहते हैं, घर में काम करना नहीं है। आपको थोड़ा फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। अब अगर वेट आपका ज़्यादा है तो वेट को कंट्रोल करें, क्योंकि एक्सेस वेट बॉडी में कई सारी समस्या लेकर आता है। ओबेसिटी को हम नॉर्मल लेते हैं, ओबेसिटी नॉर्मल नहीं है। वो आपके शरीर में जॉइंट पेन लेकर आएगा और दूसरी समस्या लेकर आएगा। नेक पेन के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट SI3 है, हमारे हाथ के छोटी उंगली पर, जहाँ से पामिस्ट्री का हार्ट लाइन शुरू होता है। अपनी मुट्ठी बनाए, नुकीला हिस्सा जहाँ बन रहा है उस जगह पर आप ये SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप दोनों हाथों में मसाज करें। और यहाँ पर आप लाल रंग या हरा रंग भी लगा सकते हैं। SI3 पर रेगुलर काम करेंगे। अपने थायराइड के लिए भी थोड़े से आप एक्टिव हैं और LV3 पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होना शुरू होगा। हमारे सभी हेल्थ इशू आपस में इंटरकनेक्टेड ही हैं। एलोपैथी अलग अलग तोड़कर देखती है और हमारे मन में भी वही विचार बन गया है। एक देखना सीखिए, तब जाकर आप स्वस्थ हो पाएंगे। सर, क्या इनको जो दर्द की परेशानी है, जो इनके नेक में पेन हो रहा है और थायराइड की जो प्रॉब्लम है, क्या इसका कोई साइकोसोमेटिक रीजन भी हो सकता है? बिल्कुल, पहले हम थायराइड का समझेंगे, क्योंकि असली प्रॉब्लम तो वही है जी। जो जितनी पुरानी बीमारी है वो बड़ा कारण है हमारे हेल्थ के गड़बड़ होने का।
चूंकि हमको एलोपैथी ने सिखा दिया है छोटा देखना, तो हम बस अपने जहाँ पे दर्द हो रहा होता है सिर्फ हम उसके लिए कंसर्न है, लेकिन हेल्थ के मामले में ऐसा नहीं है। जो पुरानी बीमारी है उस पर हमको ज़्यादा काम करना चाहिए। तो थायराइड का जो साइकोसोमेटिक रीजन है वो तो अपने दिल की बातों को दबाना है। कहीं पर हमारा बोलने का मन कर रहा हो, लेकिन हम ये सोच के सामने वाला व्यक्ति कहीं बुरा ना मान जाए, हम अपनी बातों को दबा जाते हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। अपने एक्सप्रेशन को, कम्युनिकेशन को, अपने विशुद्धि चक्रा को हमें ठीक करना है। ध्यान अभ्यास अगर करते हैं, हमारे श्रोता हैं तो उम्मीद है करते ही होंगे। ध्यान के 1 घंटे के ध्यान के अभ्यास के बाद लास्ट में आपको अपने विशुद्धि चक्रा पर फोकस करना चाहिए। जब आप आंखें खोलकर बाहर आ चुके हैं, उसके बाद विशुद्धि चक्रा का म्यूजिक आप सुनिए। राग जय जयवंती है। विशुद्धि चक्रा पर फोकस किए हुए, हाथ रखे हुए लेटे रहिए। विशुद्धि चक्रा का कलर स्काई ब्लू होता है, स्काई ब्लू विजुलाइज कीजिए। और जो साइकोसोमेटिक रीजन है, अपने बोलने को प्रिसाइज करिए। ना तो जोर से ज़्यादा बोलना है, ना कम बोलना है। जहाँ पे बोलने की जरूरत है वहाँ पर नहीं बोलना थायराइड का कारण है, हाइपोथायराइड का, क्योंकि हाइपोथायराइड ही ज़्यादा कॉमन होता है। अपने बोलने को प्रिसाइज करें, अपने मन में बातों को मत दबाएं। तो ये साइकोसोमेटिक रीजन है थायराइड का। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं ममता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके साथ ही आप अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगी, जैसे कि सर ने बताया, आप जो कोरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखेंगी, इसके साथ अपनी विशुद्धि चक्रा पर काम करेंगी। बोलने पर, अपने वाक क्षेत्र पर थोड़ा सा कमांड देंगी कि आपको कब कहाँ पर क्या बोलना है। और इसके साथ ही आप LV3 का इस्तेमाल करेंगे और SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगी। आशा है जल्द ही आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगी। इसी के साथ सर बढ़ते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल है नरेंद्र गुप्ता जी का। इनकी समस्या है कि इनके पेट में गैस की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, पेट में इनको गर्मी गर्मी भी फील होती है। इसका उपाय आपसे जानना चाहते हैं। और इसके साथ ही इनके जो पैर हैं वो, उनका कहना है कि वो फटे फटे रहते हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, ये दोनों ही समस्या पृथ्वी प्राण की कमी बता रहा है। पृथ्वी से जुड़ाव कम हो गया है। हमें जब लेटते हैं तब पृथ्वी की ऊर्जा से हमें जुड़ना है। और ऐसे भी ध्यान में हम अपने रूट चक्रा से, मूलाधार चक्र से पृथ्वी से जुड़ सकते हैं। पृथ्वी चक्र का ये इम्बैलेंस बता रहा है, जो पैरों का फटना है या गैस की प्रॉब्लम है। गैस क्यों बन रही है? क्योंकि हमारा जो पैंक्रियाज है वो वीक पड़ रहा है। वीक पड़ने का मतलब जितनी पृथ्वी प्राण चाहिए उतनी पृथ्वी प्राण नहीं है वहाँ पर। तो अपने भोजन में थोड़ा ध्यान देना है। तो अगर कच्चा खा सकते हैं, फल और सब्जी खा सकते हैं, तो फल और सब्जी खाना है। जो चीज़ पचने में मुश्किल होती है, गरिष्ठ चीज़ें, उनको हमें कम करना है या बंद करना है, क्योंकि गरिष्ठ चीज़ें हैं तो पैंक्रियाज पे फिर लोड पड़ेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए थोड़ा कॉन्शियस होना है और दूध की चीज़ों को बंद करना है। दूध की चीज़ें लेने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होगा ही। पुराने ज़माने में दूध लेते थे, लेकिन अब तो ज़्यादातर जगह पे पैकेट वाला दूध ही चलता है। मशीनों में हम प्रोसेसिंग होती है, पास्चुराइजेशन होता है। आपको मिल्क प्रोडक्ट बंद करना है अगर आप पेट ठीक रखना चाहते हैं तो। और दूध की चाय अगर पीते हैं तो चाय बंद कीजिए। एसिडिटी का, गैस का चाय बहुत बड़ा कारण है। और अगर आप योग निद्रा कर सकते हैं तो योग निद्रा करना सीखिए, क्योंकि आप रिलैक्स रहना सीखेंगे। और लेटने से हम पृथ्वी के हार्मनी में आते हैं। आपको अधिक लेटना चाहिए। लेटते हुए आप शवासन कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं। और अगर जमीन पर लेट सकें तो और भी अच्छा है, क्योंकि जमीन पर लेटने से हम पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक हैं। और पृथ्वी से अपने जुड़ाव को बढ़ाएं। ध्यान के अंत में आप 10 मिनट के लिए लेट जाया करें और पृथ्वी से फील करें कि मैं पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा रूट चक्र, मूलाधार चक्र पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। जब हमारा मूलाधार चक्र अच्छा होगा, जब हमारे भीतर पृथ्वी प्राण बढ़ेगा, हमारे पैंक्रियाज में पृथ्वी प्राण बढ़ेगा, तो आपको गैस की समस्या नहीं होगी। और जो एड़ी का तकलीफ है वो भी पृथ्वी प्राण की ही कमी है। तो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट स्प्लीन के लिए, पैंक्रियाज के लिए, दाहिने पैर में, इसको दबाना चाहिए। दिन में 2-2 मिनट दबाएं और दिन में 5 बार दबाएं। 2 मिनट दबाने के बाद आप वहाँ पर पीला रंग, और पीला रंग लगाने के लिए भी कच्ची हल्दी आ रही है, कच्ची हल्दी को थोड़ा घिस लें और उससे वहाँ पर SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे पीला रंग लगा लें। तो पैंक्रियाज जब मजबूत होगा तो आपकी गैस की समस्या नहीं रहेगी। और ये SP4 लगा रहे हैं तो SP4 पृथ्वी प्राण का पॉइंट है। पृथ्वी प्राण बढ़ने से एडी में भी आपको हेल्प होगा।
सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि मौसम ठंडा होने के बावजूद भी लोगों को शरीर में इचिंग और गर्मी जैसी प्रॉब्लम सामने आने लगती है। तो क्या वहाँ पर भी सेम ही इश्यू है, पृथ्वी प्राण की कमी हो रही जी। है? और क्या पित्त का वहाँ पर कोई रोल होता है? पित्त मतलब पृथ्वी, पित्त पित्त जो है वो गर्मी से जुड़ा हुआ है। जी, तो अगर ईचिंग हो रही है वो भी गर्मी है, हीट महसूस हो रही है, गर्मी महसूस हो रही है, वो भी गर्मी है। ये दोनों ही पृथ्वी प्राण की कमी है। पृथ्वी से, पेड़ पौधों से कनेक्शन बढ़ाना है। हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं। प्रकृति में हमें हर दिन कुछ मिनट बिताने चाहिए। हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में हमें बागवानी कर सकते हैं तो बागवानी करनी चाहिए। हमने कंक्रीट के घोंसले में रहना हमने जो से ज़्यादा शुरू कर दिया है। जी। तो यस, ये सभी तकलीफ अगर हम समझ जाएं कि इसमें पृथ्वी प्राण का इम्बैलेंस है तो प्रकृति में रहने से ये ठीक होने लगेगा। क्योंकि सर पहले जैसे हम समझते हैं कि हमारे माताजी, पिताजी या फिर दादियों को देखा जाए, दादाजी को देखा जाए, तो उनको उस टाइम पर इस तरह की कोई समस्या नहीं हुआ करती थी। क्योंकि जब वो घरों में रहते थे तो फर्श भी मिट्टी का हुआ करता हाँ। था और फिर वो प्रकृति में ज़्यादा रहा करते थे, तो उनको इतनी समस्या इस वजह से नहीं होती थी। तो कहीं न कहीं हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज का भी फ़र्क यहाँ पर पड़ रहा है। हाँ, तो अब तो मिट्टी की सरफेस तो खैर अब नहीं हो सकता, लेकिन पार्क में तो हम जा सकते हैं। जी। हम पेड़ पौधों के बीच में जा सकते हैं तो हैं। हम बागबानी तो गार्डनिंग तो कर सकते हैं। अपने घर में, अपने छत पे हम फूलों के पौधे लगाएं। जो भी पौधे लगा सकते हैं वो हम लगाएंगे तो प्रकृति का बढ़ेगा, पॉल्यूशन कम होगा। हम पॉल्यूशन का कंप्लेन करते रहते हैं। हम क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो तो हम करें। तो पृथ्वी प्राण से जुड़ना है। पृथ्वी से जुड़े हुए अगर हम नहीं रहेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम लाइफ में कभी ना कभी आएगी ही। हम लाइफ में बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपना घर को बड़ा करने में, ज़्यादा फैशन करने में कि घर ज़्यादा चमकने वाला हो। घर आप अच्छा बनाए, लेकिन अगर घर में पेड़ पौधे नहीं हैं तो वो घर फिर क्या। थोड़ा अपने जीवन में बदलाव लाएं, प्रकृति के महत्व को समझें, प्रकृति के साथ रहें, पृथ्वी प्राण को बढ़ाएं। हम सभी अच्छे रहेंगे प्रकृति के साथ रहेंगे तो। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं नरेंद्र जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसके साथ ही आप प्रकृति में थोड़ा-सा समय ज़्यादा देंगे। हम सभी समझते हैं कि सभी अपने जीवन में और ज़्यादा बिज़ी होते चले जा रहे हैं। कॉर्पोरेट लाइफ़स्टाइल हो गई है और जॉब के आने के बाद हमें समय नहीं मिलता है। लेकिन जब हम खुद को समय नहीं देते हैं तो फिर प्रकृति हमें समय देती है हॉस्पिटल में रहने के लिए, हमारी हेल्थ हमें समय देती है हॉस्पिटल में रहने के लिए। तो हॉस्पिटल जाने के बजाय वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े तो क्यों ना उसके लिए थोड़ा पार्क की तरफ रुख कर लिया जाए। तो बस आपको क्या करना है, प्रकृति से जुड़ना है, पृथ्वी प्राण बढ़ाना है। उसके लिए आप प्रकृति में जाइए, पेड़ पौधों से जुड़िए, पार्क में जाइए। तो आशा करते हैं इसके साथ ही आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और इसके साथ ही SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का आप इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आप पूर्णतः और जल्दी स्वस्थ हो जाएं। इसी के साथ बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। आज का अगला सवाल है प्रतीक्षा जी का। इनकी जो समस्या है वो केराटोकोनस की प्रॉब्लम है, इनको आई की प्रॉब्लम है और इसके साथ ही इन्होंने बताया है, आपने प्रॉब्लम डिटेल में समझाई है, मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी राइट आई का जो लेंस नंबर है वो तो 6 है और लेफ्ट का 2 नंबर है और इसके साथ ही इनको ये सिर्फ और सिर्फ रोज़ K2 हार्ड लेंस यूज़ करती हैं जिसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, डेली ये यूज़ नहीं कर पाती हैं। तो इसको आप कैसे करें? किस तरह से इस प्रॉब्लम को हील करें? ट्रैवलिंग के दौरान भी इनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तो हमें अपने समाज में समझना है कि चश्मे को हमने नॉर्मल समझ लिया है। एक वैसाखी हाथ से पकड़ी जाती है और एक वैसाखी हम कानों से पकड़ते हैं। ये एलोपैथी का सिस्टम ऐसा हो गया है कि जो समस्या आँखों की है उसको ठीक करने के बजाय, जिसको हम एक्सरसाइज से कर सकते हैं, सूर्य ताटक से कर सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने चश्मे को उतारा है। मैंने खुद अपना फर्स्ट ईयर MBBS में मुझे चश्मा लग गया था, मुझे पसंद नहीं था। मैंने सन गेजिंग सीखा, सूर्य ताटक उसको किया, 3 महीने में 6 महीने में चश्मा मेरा उतर गया। अगर हम उतारना चाहें तो उतर सकता है, लेकिन अभी समाज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम इसको बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं और समस्या फिर बड़ी होती है। तो केराटोकोनस में यहाँ पर जो मेन बात है कि हमें अपनी आंखों को स्वस्थ बनाने की जरूरत है और आंखें हमारी जुड़ी होती हैं लीवर से। लीवर को हमें स्वस्थ बनाना है। तो लीवर के लिए एक तो हमारा LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है।
हमें हमारे अपने भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग अधिक करना है। जितनी अधिक हरी सब्जियां हम खाएंगे उतना हमारा लीवर हेल्दी रहेगा। ये एक बात है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कि हमारे पैर के अंगूठे और उसके बगल की उंगलियों के बीच में है, वहाँ पर मसाज करना है। और LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो बहुत लोगों को दर्द करता है, क्योंकि बहुत लोगों का लीवर ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि छोटे मोटे सिम्टम जैसे कि आंखों का चश्मा है, अब आंखों का चश्मा पहनने को हम नॉर्मल समझे हैं तो हम बस उसके साथ काम चला रहे होते हैं, लेकिन ये तो गड़बड़ है। तो आपको तकलीफ कुछ ना कुछ तो और बाद में होगी ही। तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप काम किया करें और आई का एक्सरसाइज सीखें। बेट्स एक्सरसाइज, आई एक्सरसाइज, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज में या योगा में फ्लेक्सिबिलिटी का महत्व होता है। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, सर्कुलर और एंटी सर्कुलर, उस एक्सट्रीम तक, मतलब कंफर्टेबल रहते हुए जितना एक्सट्रीम तक हम कर सकते हैं वो हमें करना है। मेरी आंखों को गौर से देखिएगा, मैं आपको करके बताता हूं। पहले हमें खुली आंखों से करना है और बाद में इसे हमें बंद आंखों से करना है। लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। ऐसा 5 से 10 बार करना है आपको, दिन में 2 बार या 3 बार। और ऐसे बंद आंखों से भी करेंगे, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, और फिर क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। बताने के लिए मैं आपको सिर्फ 1 बार या 2 बार करके मैंने बता रहा हूं, आपको 5 से 10 बार करना है। इसके साथ हमें सूर्य त्राटक करना है। सूर्य त्राटक के लिए अच्छा समय सूर्योदय के 1 घंटे से 2 घंटे के भीतर का होता है शुरुआती तौर पे। लेकिन जब आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो जाते हैं, फिर आप कभी भी कर सकते हैं। सूर्य त्राटक के समय अपना पैर, आप नंगे पैर हो तो बेस्ट है, नहीं तो बाद में आपको ग्राउंडिंग करनी है। ग्राउंडिंग मतलब जमीन पर, प्रेफरेबली मिट्टी पर या घास पे चलना है और सूर्य की ओर और सूर्य से थोड़ा सा ऊपर आपको देखना है, कंफर्टेबली जितनी देर देख सके, कुछ सेकंड के लिए देख पाएंगे। और जब आपकी आंखें बंद हो, एक बार आंखें बंद हो जाए तो आप आंखों को बंद कर लीजिए और जितनी देर आपने सूर्य को देखा है लगभग उतना देर या कुछ अधिक देर आंख बंद करके बैठे रहे। उससे सूर्य की ऊर्जा जो आपके भीतर आई है वो भीतर एसिमुलेट होगी, वो प्रॉपर अंदर काम करेगी। अपने आईज को आपको ट्रबल नहीं देना है। अपने प्रैक्टिस को पहले 30 सेकेंड, 40 सेकेंड से स्टार्ट करना है और रोज 10 सेकेंड, 15 सेकेंड बढ़ाते जाना है। अगर हम डिसिप्लिन वे में करते हैं तो ये बहुत जल्द ही 5 मिनट, 10 मिनट पहुंच जाएगा। आप सूर्य त्राटक के बाद योग निद्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा जो है, उसके बाद हमें तुरंत कोई एक्टिविटी प्रेफरेबली नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी को, एनर्जी को भीतर वो काम करे। ध्यान में बैठ रहे हैं तो सूर्य त्राटक के बाद फिर आप ध्यान में बैठ सकते हैं। सूर्य त्राटक जब कर रहे हैं उस समय आपको ये भाव रखना है कि सूर्य से प्राण ऊर्जा मेरी आंखों में, मेरे शरीर में आ रही है। आंखों के अलावा सूर्य प्राण की साधना कई और बीमारियों में भी हेल्प कर सकती है। अभी आंखों का सवाल है इसलिए हम आंखों के लिए ही समझें, लेकिन और भी बहुत सा जगह पे ही काम आएगा। सूर्य त्राटक करते समय जो कुछ लोगों का कंसर्न होता है कि ये यूवी रेज हमारे शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगी। यहाँ पर 3 प्रोटेक्शन प्रिवेंशन का हम ले रहे हैं। एक तो सूर्योदय के हम 1 घंटे या 2 घंटे के भीतर कर रहे हैं, तो उस समय यूवी रेज नहीं होते। दूसरा, हम सूर्य के थोड़ा ऊपर देख रहे हैं। सूर्य के अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो हमारी कॉर्निया ऊपर जा रही है और हमारा कंजक्टाइवा सामने है। आंखों में जो व्हाइट पोर्शन है, कंजक्टाइवा को यूवी रेज से कोई नुकसान नहीं हो सकता, कॉर्निया को हो सकता है। सूर्य के ऊपर देखने में हमारा कॉर्निया जो है वो थोड़ा छुप जाता है। तीसरा, हमें सूर्य के प्रति मित्र भाव रखना है। सूर्य जो है वो मुझे प्राण ऊर्जा दे रहा है, वो मेरा मित्र है, तो मित्र से कभी नुकसान नहीं होता। भाव का बहुत महत्व है। अगर हम डरते हैं तो वो सामने वाली चीज हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हम नहीं डरते हैं तो सामने वाली कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह बात समझनी है। हमें मित्र भाव रखते हुए सूर्य त्राटक
सूर्य ध्यान करना है। केराटोकोनस मेडिकल टर्म में हम ना जाए, हम सिंपल समझें कि आईज का और आई जुड़ा है लीवर से, लीवर को हमें हेल्दी करना है, उसका एक्सरसाइज करना है। पिरामिड आते हैं, आई पिरामिड। आई पिरामिड पहनकर आप ध्यान में बैठ सकते हैं। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं आई पिरामिड को पहन के बैठें। योग निद्रा करते हैं उस समय आई पिरामिड पहन सकते हैं। सोते समय भी आप कुछ देर के लिए, पूरी रात भर के लिए ना लगाएं, कुछ देर के लिए आई पिरामिड लगा सकते हैं। तो आई पिरामिड भी एनर्जी को कंसंट्रेट करके आंखों में ऊर्जा को बढ़ाएगा, और जहाँ पे ऊर्जा बढ़ती है वहाँ पे टिश्यूज जो है वो नॉर्मल होने लगते हैं। केराटोकोनस आपका ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, 6 महीने से 1 साल तक का, 6 महीने का धैर्य तो आपको नियमित रूप से रखना पड़ेगा। इन सभी एक्सरसाइज को, सूर्य ताटक को, आई एक्सरसाइज को, LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को करने में, और अपने भोजन में हरी सब्जियों का अधिक प्रयोग करने में अगर आप कर सकते हैं तो आपका केराटोकोनस ठीक हो सकता है। सर, ये तो रही बात कि हम हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें और हमें फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हम क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जब हमें आंखों की प्रॉब्लम हो रही है जिसे हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? ऐसा कोई स्पेसिफिक तो नहीं है आंखों के मामले में। हाँ, जनरल हेल्थ के लिए जो हमें अवॉइड करना चाहिए कि हमें फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए, हमें प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए, पैक्ड चीज़ों से बचना चाहिए, वो इन जनरल बातें हैं। आइज़ के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक प्रिवेंशन नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच सर। प्रतीक्षा जी, आशा करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इसके साथ ही आप अपने जीवन में इन सब बातों का ध्यान रखेंगी। आप सूर्य त्रियाटक करेंगी, सन गेजिंग जिसको बोला जाता है, इसके साथ ही आई पिरामिड का इस्तेमाल करेंगी, आई एक्सरसाइज करेंगी जो कि सर के द्वारा आपको बताया गया, और इसके साथ ही आप एक्यूप्रेशर पॉइंट LV3 और LV4 पर काम करेंगी, जिससे कि आप बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगी। इसी के साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है नीता जी का। इनकी जो प्रॉब्लम है कि इनके ईयर के पास में सिस्ट था, जिसका ऑपरेशन उन्होंने 2 साल पहले कराया, और सर्जरी के दौरान इनकी क्रेनियल नर्व जो कि 4th और 7th थी वो डैमेज हो गई, जिसकी वजह से अब इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है और बॉडी में इम्बैलेंस इनको फेस करना पड़ रहा है। इसके साथ ही मस्कुलर वीकनेस भी इनको फेस करनी पड़ रही है, तो इसके लिए आपसे सहायता चाहती हैं। देखिए, इनका जो केस है ये बहुत लोगों के लिए सीख एक है कि हमें सर्जरी जब बहुत ज़रूरी हो तभी कराना चाहिए। सर्जरी में बहुत बार कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, और इन सर्जरी के परसेंटेज को हम नहीं देखते, प्रॉपर्ली इवैल्यूएट नहीं करते। अब मैंने एक सर्जन की किताब पढ़ी, ये ऑस्ट्रेलिया के सर्जन हैं, डॉक्टर यान हैरिस, सर्जरी द अल्टीमेट प्लेसिबो। उस पुस्तक में जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर यान हैरिस जो प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसे सर्जरी को बिना प्रॉपर्ली इवैल्यूएट किए इसका कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, बिना प्रॉपर्ली इवैल्यूएट किए बस ये परंपरा में बस हुए जा रहा है। दुनिया में आधी से ज़्यादा सर्जरी वो बंद हो जानी चाहिए अगर हम प्रॉपर डबल ब्लाइंड ट्रायल करें तो। डबल ब्लाइंड ट्रायल एक मेडिकल टर्म में साइंटिफिक रिसर्च का सब्जेक्ट है, पॉइंट है। बहुत सारी सर्जरी में डबल ब्लाइंड ट्रायल, प्लेसिबो ट्रायल नहीं हो रहे हैं, और बस एक बार परंपरा किसी डॉक्टर ने, किसी सर्जन ने शुरू कर दी तो फिर उनके नाम के कारण चलता है और चलते जाता है। समझने की जरूरत है, सर्जरी में हम तभी जाएं जब हमने प्राकृतिक चिकित्सा को और आध्यात्मिक चिकित्सा को प्रॉपरली अपना लिया हो। तो चलिए, अब जब जो गड़बड़ी हो चुकी है, अब यहाँ पर आपके ईयर के पास के सिस्ट के ऑपरेशन में क्रैनियल नर्व 4th और 7th डैमेज हो गया। देखिए, जब स्ट्रक्चरल कुछ चीज़ डैमेज हो जाती है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि अब नाड़ी, उस नर्व को ही फिर से बनाना पड़ेगा बॉडी को, और जिसमें कि समय लगेगा। जब ऐसी गड़बड़ी हो जाए, आपको अपने भोजन में ड्रास्टिक चेंज करने की ज़रूरत है। ड्रास्टिक चेंज करने का मतलब आपको गेहूं और चावल कम से कम कर देना चाहिए और मिलेट्स पे शिफ्ट कर जाना चाहिए। जब हम पूरी तरह से मिलेट्स डाइट, मिलेट लाइफस्टाइल पे शिफ्ट कर जाते हैं तो इससे हमारे शरीर में बहुत चेंजेज होते हैं। गेहूं और चावल आपको लगभग बंद कर देना है कुछ दिनों के में। अचानक से बंद नहीं करें, क्योंकि हमारी आदत होती है, वो आदत बदलती नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ दिनों में आप करें। एक तो मिलेट पे आपको शिफ्ट होना है। दूसरी बात, आपको योगा करना है। कोई योगा, अच्छा योगा क्लास लगाएं, क्योंकि ना देखिए, आप बॉडी में इम्बैलेंस है। अब इम्बैलेंस है,
योगा करते हुए आप अपनी बॉडी से ज़्यादा हार्मनी में आओगे, ज़्यादा अलाइनमेंट में आओगे। हम अपनी बॉडी को जब तक कोई दर्द नहीं होता है या जब तक हमें किसी कैमरे के सामने नहीं खड़ा होना होता है, हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते, बस हम लाइफ को खींच रहे होते हैं। योगा करने से अपने बॉडी के प्रति आप ज़्यादा अवेयर होंगे। आपको योगा प्रॉपर करना चाहिए किसी अच्छे टीचर के मार्गदर्शन में, किसी अच्छे योग गुरु के निर्देश में। यूट्यूब देखकर, टेलीविज़न देखकर योगा मत करें, उससे आपको ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाता है ना। प्रॉपर कोई ट्रेनर चाहिए। योग भी प्रॉपर जब योगा सिखाया जाता है तो एमबीबीएस जैसा उसमें भी कई सालों की पढ़ाई होती है, उसमें भी पीएचडी होते हैं। योग को हम सिर्फ यूट्यूब देख के ना करें। बॉडी बैलेंस को लाने के लिए हमें ग्रेजुअली अपने आसनों को, सिंपल आसनों को पहले करना होता है और फिर हम उसके इंटेंसिटी को बढ़ाएं। कठिन आसन में अभी पहले नहीं जाएं। और एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मैं आऊँ तो हमारे पैर पे घुटने के पास GB34 एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ये GB34, और खासकर जब एक साइड की प्रॉब्लम हो गई हो तो उसके लिए काम आता है। GB34 का मसाज आपको करना है। हाथ में हमें TW3 और LI4, क्योंकि आपको आपने ड्रूलिंग बताई है लिप्स की, तो वो जो कंट्रोल नहीं है अपने चिक पे, तो LI4 का मसाज करने से वो यांग बढ़ने से नॉर्मल होगा। तो TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हमारे नकल जो बनता है छोटी उंगली और रिंग फिंगर के नीचे, TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। आगे पीछे हम मसाज करेंगे 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार, और LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार, 3 से 5 बार। और थोड़ा समय लगेगा क्योंकि स्ट्रक्चरल डैमेज हो गए हैं, जल्दबाजी मत कीजिएगा, लेकिन डिस्करेज ही मत होइएगा। क्योंकि एलोपैथी वाले डॉक्टर कह सकते हैं कि ये तो गलती हो गई, लेकिन आप याद रखिए योगा और अध्यात्म एक इसमें ऐसी शक्ति है कि जहाँ पर मेडिकल होप छोड़ देता है वहाँ पर भी यहाँ हम बहुत अच्छी रिकवरी पा सकते हैं अगर धैर्य के साथ आप कोशिश करते रहें तो। सीखना है और रेगुलर करना है। योग करो, योग रहो निरोग। थैंक यू सो मच सर, आपने सवाल का जवाब दिया और इतना संक्षिप्त में बता दिया कि करो योग और रहो निरोग। तो हमें क्या करना है, बस योगा करना है और थोड़ा सा करेज रखना है। बहुत जल्द ही आशा करते हैं नीता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बबीता जी का मॉरिशियस से। इनकी प्रॉब्लम है कि इनको ओवरियल सिस्ट की प्रॉब्लम थी, जिसका इन्होंने ऑपरेशन करा लिया, ऑपरेट करा लिया, लेकिन उसके बाद भी दर्द की समस्या इनको लगातार बरकरार है। ये डॉक्टर के पास जाती हैं, दवाइयाँ लेती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो समस्या फिर से उठने लगती है। तो परमानेंट सोल्यूशन इनको नहीं मिल पा रहा है, जिसका समाधान आपसे जानना चाहती हैं। देखिए, आज हमारे इस शब्द प्रश्नावली में ये दूसरा सवाल है जहाँ पे ऑपरेशन के बाद भी उनकी समस्याएं बनी हुई हैं। बिल्कुल। अब ओवरी सिस्ट था, ऑपरेशन करा लिया। अब एलोपैथी में यह सोच है कि अगर अल्ट्रासाउंड पे कोई गड़बड़ी आए दिख रही है, उसको हम हटा देंगे तो समस्या ठीक हो जाएगी। अरे ओवरी सिस्ट बना क्यों? अगर हम उस कारण को उपचार नहीं करेंगे तो ओवरी सिस्ट हटाने से भी समस्या रहेगी। वो हम कारण को ठीक से समझ नहीं पा रहे। कारण सिर्फ ओवरी सिस्ट नहीं है, कारण है एनर्जी का इम्बैलेंस होना। हमारे भीतर जो अलग अलग तरह की ऊर्जा बहती है, हठयोग प्रदीपिका में, योग में 72,000 नाड़ियों की बात करी गई है। चाइनीज एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, एनर्जी मेडिसिन सिस्टम में 5 तरह की ची की बात करी गई है। तो अलग अलग तरह की ऊर्जाएं हैं। अगर हम जाएंगे योग के अंदर, अगर हम जाएंगे एनर्जी मेडिसिन में, तो हमको पता चलेगा, समझ में आएगा। बिना एनर्जी को बैलेंस करे आप ठीक कैसे होंगे? सर्जरी हमेशा लास्ट ऑप्शन रखें। जब भी कोई डॉक्टर आपको किसी भी ऑपरेशन के लिए कहता है, पहले आप नेचुरोपैथी अपनाएं, पहले आप स्पिरिचुअल थेरेपी अपनाएं। बिना नेचुरल ट्रीटमेंट को आजमाए, बिना स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट को आजमाए सर्जरी के लिए तुरंत ना जाएं, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस, साइड इफेक्ट्स होते हैं और बहुत बार रिलीफ नहीं मिलता।
समस्या बढ़ जाती है, बॉडी के साथ छेड़छाड़ हो जाती है। अब आपने ओवरी सिस्ट के लिए ऑपरेशन कराया और उसके बाद भी आपकी समस्या बनी हुई है। अब यहां पे हमें यह सीखना है कि अगर ओवरी सिस्ट होता और फिर आप इलाज कैसे कराते नेचुरोपैथी के अंदर, स्पिरिचुअलपैथी के अंदर, और वही इलाज अगर आप अभी कराते हैं तो आपको ठीक होना शुरू होगा। आप ये सोच छोड़ दीजिए कि ओवरी सिस्ट निकल गया, अब मुझे जो दर्द है ओवरी सिस्ट वाला नहीं है, दर्द वही वाला है, या दर्द कुछ और था, ओवरी सिस्ट भी एक साथ में फाइंडिंग थी, डॉक्टर ने को लगा कि ओवरी सिस्ट के कारण दर्द हो रहा है, ओवरी सिस्ट निकाल दो, दर्द बंद हो जाएगा। दर्द बंद हुआ नहीं, हमें लगा कि ऑपरेशन हुआ, हम इस होप में थे कि दर्द बंद हो जाएगा और इस कारण से कुछ दिन हम उस धुन में रहे, तो दर्द पता नहीं चला। हमारी ये उम्मीद कि ऑपरेशन है तो अब तो दर्द नहीं होगा, उस उम्मीद के कारण दर्द पता नहीं चला। ओवरी सिस्ट जो हो जाता है, यहां पे बात समझिए कि हमारे पैर में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है SP6, हमें उसका मसाज करना है। एंकल से 4 अंगुल ऊपर है, दोनों पैरों में इस SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे और आपको यहां पर दर्द जरूर मिलेगा। नीचे से ऊपर की तरफ मसाज कर सकते हैं या अप एंड डाउन मसाज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको थोड़ा योगा करना चाहिए। अगर वेट ज़्यादा है तो वेट को नॉर्मलाइज करें। वेट के कारण एक्सेस वेट भी एक साथ में फाइंडिंग होती है बहुत बार ओवरी सिस्ट में। वेट को नॉर्मल करना जरूरी है। और आप वेट अगर आपका नॉर्मल है, योगा कर रहे हैं, तो योग में वो तो होता है वृक्षासन, उस वृक्षासन को करना शुरू करें। वृक्षासन को करने से ये आपके जो एब्डोमेन पेन, लोअर एब्डोमेन पेन, ओवरी सिस्ट वाला पेन, इसमें आपको काफ़ी मदद मिलती है। वृक्षासन से जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज हटता है। तो योग करें और वृक्षासन करें, खासकर SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें और प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। इसलिए हमें एनर्जी को बैलेंस करना है। एनर्जी जब बैलेंस आपकी हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी, तो आपका दर्द बंद हो जाएगा। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि हमें SP6 पर काम करना है, जो कि स्प्लीन का पॉइंट है, सो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ओवरी का और स्प्लीन का कनेक्शन कैसे है। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं उनको सिर्फ 5 ऑर्गन एनर्जी देते हैं इंटरनली, और जितना हम भोजन से एनर्जी ले रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा शरीर अपने आप से एनर्जी बना रहा है। और ये एनर्जी ब्रह्मांडीय शक्ति से बनता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे योगी भोजन बहुत अल्प मात्रा में करते हुए या नहीं करते हुए भी जीते हैं। अभी मैं दर्जनों ऐसे योगियों को जानता हूं जो विदाउट फूड बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो फूड ही सिर्फ एनर्जी का सोर्स है, इस माइंडसेट से हमें बाहर आना है। ब्रह्मांडीय शक्ति, भगवान की शक्ति से बॉडी हमारी इंटरनली एनर्जी जनरेट कर रही होती है। तो 5 ऑर्गन हैं, लीवर, हार्ट, स्प्लीन, लंग और किडनी। दुनिया की कोई भी बीमारी हो, हमें इन्हीं 5 की नाड़ियों पर मुख्य रूप से काम करना है। अब ज्वाइंट पेन है तो हम लीवर पे काम करते हैं। यहां ओवरी का पेन है, ओवरी का कनेक्शन स्प्लीन से, किडनी से, इन दोनों से ज्यादा होता है। यहां SP6 एक अच्छा पॉइंट है जिसको हम कर सकते हैं। और अगर आप किसी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट या किसी एक्यूपंक्चरिस्ट के पास जा सकते हैं तो आपको और भी पॉइंट बताए जाएंगे। अगर किन्हीं के पास आप जाएं तो इस माइंडसेट के साथ जाएं कि आपको सीखना है और खुद से करना है, क्योंकि टाइम लगेगा आपको ठीक होने में। आपकी सर्जरी के द्वारा आपकी बॉडी में छेड़छाड़ हो चुकी है, टाइम लगेगा ठीक होने में। अगर आप सीख कर खुद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे थेरेपिस्ट, ऐसे हीलर ढूंढें जो आपको थोड़ा बता भी दें। सभी थेरेपिस्ट, सभी हीलर नहीं बताते, बहुत को ठीक से पता भी नहीं होता। अच्छे हीलर को ढूंढेंगे तो वो जरूर बता देगा कि आप ऐसे करें, कौन कौन से पॉइंट पे किस ढंग से काम करें। SP6 एक अच्छा पॉइंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसको दबाएंगे वहाँ पर दर्द होगा, और दर्द है मतलब अंदर वहाँ पे एनर्जी का डिस्टर्बेंस है। और सिर्फ SP6 को दबाने से भी आपका ठीक हो सकता है। अगर आप अच्छा समय दे सकते हैं, किसी थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, तो और भी पॉइंट आप सीख सकते हैं। आप SP6 को दबाते हुए अगर आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते हो जाए, आप फिर से सवाल भेजें तो आपको और भी पॉइंट बता दूंगा। एक बार में अधिक से पॉइंट बताएं तो फायदा ज़्यादा नहीं होता, इसलिए मैं आपको एक ही पॉइंट अभी बता रहा हूँ। अंदर का ब्लॉकेज ठीक होगा
तो एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दर्द होना बंद हो जाएगा। SP6 पर तो दर्द होता है, सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दर्द वैसे नहीं होता। एनर्जी का ब्लॉकेज हटेगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दर्द नहीं होगा, तो आपका जो बॉडी में एब्डोमेन में पेन हो रहा है वह भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं बबीता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसके साथ ही आप इन सभी बातों का ख्याल रखेंगे, SP6 पर काम करेंगे। इसी के साथ सर बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है गुड्डू कुमार जी का, जिनकी एज है 16 वर्ष, बिहार से हैं ये। इनका कहना है, इनका जो सवाल है, 4th स्टेज का ब्रेन कैंसर यानी कि ट्यूमर है और इस पर ये आपकी सहायता चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि जब भी आप अपना सवाल भेजें तो उसको थोड़ा डिटेल में भेजें। आपको क्या समस्या हो रही है, ब्रेन ट्यूमर तो है, ब्रेन कैंसर है, लेकिन उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है, आप ये भी ज़रूर मेंशन करें। जैसे कि हम आपको बताया जाता है कि जैसे कि आप सर हमेशा बोलते हैं कि जब भी सवाल का मेंशन करना होता है तो सवाल को डिटेल में मेंशन करें। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत संक्षेप में अपना सवाल पूछा है। स्टिल आपसे चाहूंगी कि इनकी कुछ तो सहायता हो सके। जी देखिए, जब आपने ब्रेन कैंसर का आया तो हीमोग्लोबिन अगर बताते तो वो भी एक होता है कि अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट करना पड़ेगा। और एक बच्चे को कैंसर होना हमें हमारे जीवन में कर्मों को भी दर्शाता है। देखिए, माइंडसेट का तो रोल होता ही है कि हमारी सोच कैसे है। अगर एडल्ट के शरीर, किसी बड़े के शरीर में अगर कैंसर है तो ये उसके भीतर के एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को और पुरानी समस्याओं को, इरिटेशन की भावना को दर्शाता है कि अगर जीवन में वो लंबे समय से परेशान है, तनाव में जी रहा है, गुस्से को पाले हुए है, तो वो एक कारण होता है। लेकिन अगर छोटे बच्चों में कैंसर होता है 16 साल, तो अभी तो जीवन उसका शुरू ही हो रहा था। तो यहाँ पे कर्मों का रोल है, कर्मों को थोड़ा समझना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत को भगवत गीता में आता है कि जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। किसी के साथ अन्याय नहीं होता और किसी के साथ जरूरत से ज़्यादा नहीं मिलता, किसी को कम नहीं मिलता। हम थोड़ा सा यहाँ पे समझें, यहाँ पे पेरेंट्स के कर्मा बच्चे अपने शरीर पे ले लेते हैं। छोटा बच्चा तो अभी इमोशनली तो अभी वो डेवलप ही हो रहा है, अभी तो वोटिंग राइट्स भी नहीं मिला। यहाँ पर थोड़ा कर्म सिद्धांत को समझते हुए माफी मांगने का प्रयोग दोनों पेरेंट्स को करना चाहिए। अगर आप हमारे PMC हिंदी के दूसरे एपिसोड देख रहे हो तो कई जगह पे कर्म सिद्धांत के बारे में बताया गया है। आप कर्म सिद्धांत वाली वीडियो देखिए और कर्मों को समझिए। कर्म को बैलेंस करना यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि बिना कर्मों को बैलेंस किए कैंसर ठीक नहीं होता। दुनिया में कैंसर के पेशेंट्स बहुत सारे बढ़ रहे हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से कई सारे ऑन्कोलॉजिस्ट को जानता हूं। कैंसर का जो सक्सेस रेट है, ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट है, वो बहुत अच्छा नहीं है। हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कैंसर पेशेंट्स पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते। ठीक होते भी हैं तो लंबे समय तक ठीक नहीं रहते। अगर ठीक हो भी गए 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद रिलैप्स होता है, 12 साल के बाद रिलैप्स होता है। रिलैप्स मतलब फिर से कैंसर आ जाना। तो हमें समझने की जरूरत है आध्यात्मिक कारण, मन का कारण और ऊर्जा का कारण। बिना आध्यात्मिक कारण ठीक किए, बिना ऊर्जा कारण ठीक किए, बिना मन का कारण ठीक किए सिर्फ दवाओं से इलाज नहीं हो सकता। हमें जागने की जरूरत है और हम जाग नहीं रहे हैं तो हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहेंगे। चलिए, अब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम तो आ गई है इस स्टेज पे। अब बदलाव ये कीजिए कि आप अपने भोजन में मिलेट्स का प्रयोग शुरू करें। गेहूं और चावल पूरी तरह बंद करें। गेहूं और चावल हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक नहीं है। एक रीजनेबल पर्सन, ओके पर्सन चलिए ले रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। वैसे तो कोई भी पर्सन अगर अपने गेहूं चावल को बंद करके मिलेट्स पर शिफ्ट कर जाए तो उसका हेल्थ बढ़िया हो जाएगा, ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा ऊर्जावान रहेगा। लेकिन अभी तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कीमोथेरेपी से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही भोजन करना सीखें और खुश रहना सीखिए। बच्चे को खुश रखना और साथ ही साथ पूरे परिवार को, क्योंकि यहाँ पे ना ग्रुप कर्मा है। जब बच्चों का कैंसर होता है ना तो फैमिली का कर्मा ग्रुप कर्मा है। पूरा परिवार खुश रहना सीखें। खुश रह, आप थोड़े धार्मिक कामों में, थोड़े आध्यात्मिक कामों में ज़्यादा एक्टिव रहें, ज़्यादा डूबें और ये पूरे परिवार को करना है। ध्यान पूरे परिवार को करना है। बच्चा
कितना ध्यान करेगा जब उसका इलाज चल रहा है और परेशान है? तो पेरेंट्स ध्यान करके बच्चे को इंस्पायर कर सकते हैं। ध्यान में बैठना है, ध्यान मुश्किल लगे तो योग निद्रा करना है। योग निद्रा चूंकि लेट कर हो सकता है, इसलिए कुछ लोग तो योग निद्रा अपना सकते हैं। अगर आप बैठ सकते हैं, बैठकर ध्यान लगा सकते हैं, तो ध्यान योग निद्रा से ज़्यादा हायर है। बस बिगिनिंग के लेवल पे योग निद्रा रिकमेंड किया जाता है। योग निद्रा को अपनाएं, ध्यान को अपनाएं, मिलेट्स को अपनाएं और अपने जीवन में माफ़ी मांगे। कर्म सिद्धांत वाले वीडियो में आपको माफ़ी मांगने का तरीका बताया जाएगा, उससे कर्मा बैलेंस होते हैं। मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट की बात करूं तो 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बताता हूं, HT7 और PC7। HT7 हमारे कलाई पर छोटी उंगली के लाइन में है। हमें इसका मसाज करना है 2-2 मिनट के लिए, दिन में 5 बार। और यहां पर 2 मिनट के मसाज के बाद यहां पर लाल रंग लगा देना है। और HT7 के बगल में है PC7। PC7 का 2 मिनट मसाज करना है, दिन में 5 बार मसाज करना है, दोनों हाथों में बारी बारी से। और यहां पर भी लाल रंग लगाना है। जो लाल रंग होता है वो दिन के समय लगाया जाता है 6 घंटे के लिए, और आप दबाने वाला 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। HT7 और PC7 ये 2 पॉइंट पे फिलहाल काम शुरू करें। जब आप अपना डिटेल भेजेंगे, जो कि आप 2 हफ्ते बाद भेज सकते हैं, पहले 2 हफ्ते तो आप HT7 और PC7 पे काम करें और अपने मिलेट्स में बदलाव लाएं, तो और भी आप जान सकते हैं। वैसे हमने कैंसर पर 1 घंटे का वीडियो पहले भी बना चुके हैं, आपको यूट्यूब पे वो वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को देखिए और उसमें जो जो बताया गया है उस पर करना शुरू कीजिए, आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं कि गुड्डू जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसी के साथ वो इन सभी चीज़ों पर काम करें। जैसा कि सर ने बताया कि हम जब हमारे बच्चों पर कोई समस्या आती है तो वो कहीं ना कहीं हम यानी कि पेरेंट्स का जो होता है उनके कर्मा उन पर असर डालते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक बच्चा पेरेंट्स पर निर्भर है तब तक उनके स्वयं के कर्माज नहीं होते हैं। उन पर जो भी आपत्तियाँ आती हैं, जो भी समस्या, जो भी बीमारी उनके लाइफ में आती है, वो उनके पेरेंट्स के कर्मा का ही नतीजा होता है। तो यहाँ पर हमको अपने कर्मों के प्रक्षालन करने की जरूरत है। अपने कर्मों का निर्जरा करें। हम अपने कर्मों, जो जिन बुरे कर्मों की वजह से हमारा जो संतान है, जो बच्चा तकलीफ में है, तो जब तक हम उन कर्मों का पश्चाताप नहीं करते तब तक कहीं ना कहीं उनकी तकलीफ और बढ़ती जाती है। तो इस पर भी काम करना है। और इसके साथ ही सर ने जैसे कि बताया कि 5 मिनट्स की ओर हमें आगे बढ़ना है और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर भी काम करना है। तो आशा करते हैं आप इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएंगे और बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे और हमें अपना अनुभव ज़रूर बताएंगे कि आप कितनी जल्दी और कितने अच्छी तरह से आप पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं। इसी के साथ सर बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। हमारा आज का अगला सवाल है प्रेरणा केजरीवाल जी का, जिनको कहना है कि 15 साल से डॉक्टर ने कहा है कि इनको केलॉइड स्कार की प्रॉब्लम है और कभी कभी इनको इचिंग की भी प्रॉब्लम होती है, तो इसका कोई इलाज हो सकता है क्या? देखिए, केलॉइड स्कार जो है स्किन के लेवल पे एक्स्ट्रा टिश्यू ग्रोथ है ना। तो इसका इलाज का मतलब हम ये समझें कि पहले ये सॉफ्ट हो, छोटा हो, हम वो माइंडसेट से चलें। अब अगर वेट ज़्यादा है तो वेट को नॉर्मल करना है। वेट नॉर्मल रहते हुए भी हमें नेचुरोपैथी के सिस्टम को समझते हुए डिटॉक्स को अपनाना है और खासकर लीवर क्लिंज। लीवर क्लिंज एक इंटेंसिव प्रोसेस है जो किसी नेचुरोपैथ के सुपरविजन में या किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने लीवर क्लिंज कर लिया हो उसके सुपरविजन में करना चाहिए। लीवर क्लिंज में हमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और एप्सम सॉल्ट को लेकर 2-2 घंटे पर लेकर बॉडी में लूज मोशन, थोड़े मोशन होते हैं और हमारे जो बॉडी से जो एक्सेस बाइल है वो बाहर निकलता है, लीवर क्लीन होता है। बॉडी क्लिंजिंग में, डिटॉक्स में लीवर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी क्लिंजिंग की, डिटॉक्स की जरूरत होती है। डिटॉक्स होने से वो सॉफ्ट होना शुरू होगा और थोड़ा सेल्फ लव बढ़ाएं। जो स्किन पर कोई भी चीज होती है वहां पर हमारा जो स्वयं के प्रति हमारी जो पहचान है, हमारी जो मान्यता है, उसका महत्व होता है। तो सेल्फ लव को थोड़ा समझे। लुई हे पर बहुत सारी बातें यहाँ हुई हैं, कई जगह आप सुनेंगे। सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना, खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, खुद को कभी छोटा या लाचार नहीं समझना। अगर आपको लगता है कि मेरे भीतर कोई कमी है तो उसके लिए आप वैसा प्रयास कर सकते हैं। अपने भीतर वैसे टैलेंट्स, वैसे स्किल, वैसे नॉलेज डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को इन्फीरियर कभी मत मानिए, है ना। अपने आप को इम्प्रूव करने पर काम कीजिए। सेल्फ लव वो काम करना है
सेल्फ लव अपने आप में एक बहुत डीप सब्जेक्ट है, लुई हे को पढ़ना पड़ेगा, अफर्मेशन करना पड़ेगा। शुरुआत आज से आप कर सकते हैं। अपने आईने पे जाइए और वहां पर लाल स्केच से बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल में लिख दीजिए, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से प्यार करती हूं, मैं खुद से प्रेम करती हूं। हम किसी रिश्ते में जो प्यार ढूंढते हैं, चाहते हैं, उससे ज्यादा जरूरी बात है कि हम खुद से प्यार करें। सेल्फ लव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी रिश्तों में प्यार हो, उससे ज्यादा जरूरी हो कि सेल्फ लव हो। सेल्फ लव अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। स्किन के किसी भी इश्यूज को हैंडल करने के लिए सेल्फ लव की प्रैक्टिस हेल्पफुल है, जरूरी है। केलॉइड स्कार में भी हमें डिटॉक्स करना है और सेल्फ लव पे काम करना है, इससे आपको हेल्प होना शुरू होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं कि प्रेरणा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ सर एक और समस्या आती है, जैसे इन्होंने बताया कि इनको केलॉइड स्कार की प्रॉब्लम है और मोल्स लोगों को हो जाते हैं, जिनको मस्से भी कहा जाता है, तो क्या उनका भी इसी कारण से होता है ये समस्या भी? डिटॉक्स की जरूरत तो वहां भी है। अगर हमारे बॉडी में, देखिए क्या है ना कि जब शरीर में हम कुछ ऐसी चीजें आ गई जिसको सही से बाहर निकल जाना चाहिए था, वो नॉर्मल वे में, इजी वे में नहीं निकले, तो फिर बॉडी उसको किसी भी तरीके से बाहर निकालेगा। अगर इजी वे में, नॉर्मल वे में निकल जाए, हम अपने बॉडी में जो भी अननेसेसरी चीज है अगर हम ना डालें, हम बहुत सारी चीजें अननेसेसरी डाल रहे हैं। हम कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, वो भी बॉडी के लिए अननेसेसरी है। हम जो भी अपने जीभ के लिए खा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हम अननेसेसरी अपने बॉडी में डालते रहते हैं। तो आपको वही खाना है जो आपके शरीर के लिए हेल्दी है, जीभ के लिए नहीं खाना है। डिटॉक्स पर काम करना है, नेचुरोपैथी को समझना है, नेचर, कनेक्ट विद द नेचर। नेचुरोपैथी में एक बहुत अच्छा स्लोगन होता है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की यही दवा। हम प्रकृति को, महत्व को बहुत कम कर समझते हैं। प्रकृति से जुड़ना है, डिटॉक्स करना है, आपको स्किन के इश्यूज में हेल्प होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की, और अगला सवाल है लक्ष्मी जी का। इनकी जो प्रॉब्लम है, इनको यूट्रस प्रोलैप्स की दिक्कत है। इनकी उम्र 40 वर्ष है और उनका वजन भी 40 है। और इसकी ये जो इनको समस्या है, ये 1 साल से इनको समस्या है। इसके साथ ही इनको वाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम होती है। तो इसका मैं कारण भी समझना चाहूँगी और इसको क्योर कैसे करें ये भी समझना चाहूँगी। देखिए, हर एक रोग का ये कारण तो हम समझ ही सकते हैं आसान वे में, कि ये एनर्जी का इम्बैलेंस होना। जी। हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं, अगर वो संतुलित नहीं है तो बॉडी में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी होगी। तो प्रोलैप्स जो है वो, उसका कनेक्शन काफी हद तक स्प्लीन से होता है, डिस्चार्ज है तो लीवर से होता है। लीवर और स्प्लीन को हेल्दी रखना है, और थोड़ा किडनी का भी रोल है। तो यहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है K7। अपने बाएं पैर में K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है, और थोड़ा योगा के अंदर योग निद्रा करेंगे, थोड़ा अपने बॉडी में तनाव मुक्त रहने की कला सीखनी है। लेफ्ट पैर में K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे और नीचे से ऊपर की ओर मसाज करेंगे। टोन करना है, K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को टोन करना है। एंकल से पीछे ये किडनी की मेरिडियन गुजर रही होती है, इसे टोन करेंगे K7 को, और अपने नाड़ियों को संतुलित करेंगे। ध्यान में बैठिए नियमित रूप से। ध्यान से जब बाहर आ रहे होते हैं तो ये भाव कीजिए कि मेरे शरीर की नाड़ियां संतुलित हो रही हैं, मेरी नाड़ियां संतुलित हों। जब नाड़ियां संतुलित होंगी तो रोग हमारे शरीर में कोई रहेगा नहीं। फिजिकल लेवल से रोगों का इलाज नहीं हो सकता, एनर्जी लेवल पे हो सकता है। अध्यात्म के इस बेसिक कंसेप्ट को अगर हम समझेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो सभी रोगों से हम ठीक हो सकते हैं। एनर्जी पर हमें काम करना अधिक सीखना है। एनर्जी को, नाड़ियों को, चक्रों को बैलेंस करने की कला सीखनी है। समाधान संभव है। तो सर इनको कैसे बैलेंस करना है कि जिससे इनकी जो समस्या है वो ठीक हो जाए, ये क्या करें? ध्यान में बैठना है हर दिन जी। 2 बार ध्यान में बैठना है 1-1 घंटे के लिए। प्रेफरेबली पूर्णिमा के दिन अगर 3 घंटे बैठ सकते हैं तो 3 घंटे ध्यान में बैठेंगे। ध्यान में बैठेंगे, ऊर्जा बढ़ेगी तो ऊर्जा संतुलित खुद ब खुद हो जाएगी। नहीं ऐड ऑन करना चाहे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का हम कर सकते हैं। और हमें अपने माइंडसेट को भी ठीक करना है। हम बहुत अपने आप को ही हम लाचार नहीं समझना है। गायनिकोलॉजिकल इश्यूज के लिए सेल्फ लव का रोल बहुत काफी होता है। अपने को जेंडर वाइज इंफीरियर जेंडर का समझना। बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि समाज में हमें उतनी आज़ादी नहीं है जितने लड़कों को है। ये एक गलत सोच है।
आप अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने कॉन्फिडेंस के बेसिस पे अधिक फ्रीडम क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारे आप देखेंगे जो एक्टिव होती हैं, बोल्ड होती हैं। गायनिकोलॉजिकल इश्यूज के लिए सेल्फ लव पर विशेष काम करना है। अपने आप को कमजोर मत समझें। और नारी पुरुषों से कमजोर होती नहीं है, लेकिन अगर आप मान बैठेंगे, परिवार में दूसरे मानते हैं, समाज में दूसरे मानते हैं, ये उनकी तरफ से है। अगर आप भी कमजोरी को स्वीकार कर लेते हैं तो ये तो हमें सीखना है। नारी किसी भी ढंग से इंफीरियर सोशल क्लास नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी नारियों ने भी इस बात को मान लिया है और ये बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है प्रॉब्लम के रूप में। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, अपने को अधिक वैल्यूड करना है। भोजन का मामला होता है, बहुत सारे परिवार में ऐसा होता है कि जब पुरुष भोजन कर लेंगे उसके बाद फिर जो होगा रूखा सूखा बचा वो खाएंगे। आप अपने टेस्ट के लिए, अपने पसंद के लिए भोजन क्यों नहीं बना सकते? थोड़ा अपना स्पेस, अपना फ्रीडम, अपना रिस्पेक्ट क्लेम करें। और जब आप क्लेम करेंगे तो ज़्यादा रेसिस्टेंस भी नहीं मिलेगा। ये माइंडसेट है कि नहीं मिलता, नहीं देते, आप मांगिए तो मिलेगा। और पुरुषों को भी थोड़ा सीखने की जरूरत है कि महिलाओं का सम्मान करें, उनको इक्वल रिस्पेक्ट दें। जिस दिन जब समाज में पुरुष और नारियों में इक्वल रिस्पेक्ट होगा, उस दिन गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत सारी सॉल्व हो जाएंगी। थायराइड प्रॉब्लम बहुत सारी सॉल्व हो जाएंगी। थायराइड एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है और गायनिकोलॉजिकल अपने आप को इन्फीरियर समझने का प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच सर। ये जो आपने बताया कि हमें कहीं ना कहीं सेल्फ लव की कमी हो जाती है, तब ये समस्याएं, गायनिकोलॉजिकल जो समस्याएं होती हैं, तब वो हमारे जीवन में आती हैं। राइट। तो हमें खुद से प्रेम करने की जरूरत है, हमें लुई हे को पढ़ने की जरूरत है। सर, इसके साथ ही आपने एक चीज और जिक्र की थी कि हम पूर्णिमा के दिन भी ध्यान करें। हाँ। तो पूर्णिमा के दिन रात्रि ध्यान का भी महत्व बहुत बताया गया है। तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि पूर्णिमा के दिन रात्रि ध्यान इतना क्यों महत्वपूर्ण होता है? हाँ। देखिए क्या है, धरती पर हम ब्रह्मांड में जी, सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब एक एक कॉस्मिक एंटिटी है और इनका आपस में एनर्जी एक्सचेंज है। हम पृथ्वीवासी, पृथ्वी सूरज से ऊर्जा लेती है, चंद्रमा सूरज से भी ऊर्जा लेता है और चंद्रमा से ऊर्जा हमें आती है। तो हम मुख्यतः तो सूरज से ऊर्जा लेते हैं, जो कि सनलाइट के द्वारा पेड़ पौधे फसल लेते हैं, उसके बाद हम अनाज खाते हैं। अगर हम समझदार हैं, हर दिन सूर्य के सामने हम जाएंगे 10 से 15 मिनट, हम भी सूर्य प्राण, सूर्य ऊर्जा ले सकते हैं, जितना हम अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करना सीखें। जब हम साधना में आगे बढ़ेंगे तो सूर्य से अपनी जरूरत का पूरा ऊर्जा हम सूर्य से भी ले सकते हैं। ऐसा भी संभव है अध्यात्म में, आध्यात्मिक साधना करते हुए हमें भोजन से जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, हम पूरा का पूरा सूर्य से भी ले सकते हैं। इन ऐसे लोगों को सूर्य योगी, सूर्य साधक कहा जाता है। अध्यात्म की परंपरा में ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं। तो सूरज से तो ऊर्जा लेते हैं, ये ऑब्वियस बात लगती है। चंद्रमा से भी ले सकते हैं और पूर्णिमा के दिन सबसे अच्छा ले सकते हैं। तो हमें अगर समर का सीजन है तो हम चंद्रमा की रोशनी में ध्यान में बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर विंटर है, क्योंकि विंटर अब आने वाला है, तो ऐसा ना सोचें कि हमें छत पे बैठने से ही ऊर्जा मिलेगी। सूरज जब चंद्रमा उतनी दूर से अगर ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है, तो आपकी छत के ऊपर नीचे बैठने से ऊर्जा बहुत ज्यादा नहीं बदल जाएगी ना। वो दिन विशेष है, उस दिन आप रात में ध्यान में अधिक देर बैठे। नॉर्मली जितना देर आप ध्यान में बैठते हैं रोज, उसका 2 गुना 3 गुना तो जरूर बैठे। और अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो आप बैठ पाएंगे। अपने शहर में ध्यानी को ढूंढिए, ध्यान के सेंटर्स को, ध्यान के ग्रुप को ढूंढिए। अगर कोई ग्रुप मिल जाता है, कोई सेंटर मिल जाता है, तो वहां पर ध्यान करने जाइए, क्योंकि ग्रुप में ध्यान करना ईजी हो जाता है। जब हम दूसरों को ध्यान करता हुआ देखते हैं तो हम भी मोटिवेटेड होते हैं कि हम भी ध्यान में बैठे। पिरामिड सेंटर अगर आपके शहर में हो तो वो बेस्ट है, नहीं है तो आप खुद से 2-4 दोस्त मिलकर बनाइए। धीरे धीरे ध्यानी लोग जुड़ते हैं, मिल जाते हैं। पूर्णिमा के दिन ध्यान करना ज्यादा अच्छा है। उस दिन चाहे आप दिन में सो लें और रात में ज्यादा देर ध्यान में बैठे। उस दिन भोजन थोड़ा कम करें, क्योंकि ध्यान में बैठने के लिए आपको ज्यादा सजग रहना है। और सिर्फ पूर्णिमा ही नहीं, 2 दिन आगे और पीछे भी ध्यान के लिए ज्यादा ऊर्जा रहती है। 2 दिन पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दें।
पूर्णिमा और उसके 2 दिन आगे पीछे, ये जो 5 दिन है, उस समय ज़्यादा कोई ट्रैवल प्लान ना रखें। कोई ऐसा काम जिसमें ज़्यादा मगजमारी होती है, ज़्यादा आना जाना पड़ता है, वो उन 5 दिनों में ना करें। उन 5 दिनों में ध्यान पर ज़्यादा फोकस करें, और पूर्णिमा के दिन तो जरूर। तो ऐसा करेंगे तो ध्यान साधना में आगे बढ़ेंगे। समाज में बहुत लोग ऐसा मानते हैं ध्यान में आगे बढ़ना मुश्किल है। आगे बढ़ना मुश्किल नहीं है, इन बारीकियों को समझिए। पूर्णिमा को ध्यान में बैठिए, पिरामिड कीजिए, ध्यान में बैठिए, प्रकृति में ध्यान में बैठिए, शास्त्रीय संगीत के साथ ध्यान में बैठिए। पीएसएसएम में ध्यान को सुगम बनाने के, सरल बनाने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। बारीकियों को समझिए और साधिए, आप ध्यान में आगे बढ़ेंगे और स्वस्थ भी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। अब अगले सवाल और आज के आखिरी सवाल की ओर हम आगे बढ़े, उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि आप अपने सवाल जो हमें भेज रहे हैं, यदि अभी तक आपके सवाल का जवाब आपको नहीं मिला तो आप चिंता मत कीजिए, अगले एपिसोड में आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। और हमारे वो व्यूअर्स जो अपना सवाल भेजना चाहते हैं, तो आप भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपना सवाल भेजें, और जब भी आप अपना सवाल भेजें उसको डिटेल में मेंशन करें। ज़रूरी नहीं है कि सवाल आपको बहुत ज़्यादा छोटा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा करना है। आपको हो रही समस्याओं को बस आप अपने शब्दों में लिखिए और संक्षिप्त रूप से, कि हम तक आपकी समस्या, आपकी जो प्रॉपर समस्या है वो पहुंच पाए, जिससे आपका सवाल का जवाब देना और आपकी समस्या का समाधान देना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए और आपको भी सही समाधान मिल सके, और जिससे कि आप बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो पाए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है शालिनी जी का। इनका कहना है कि 2 मंथ से ये ध्यान से जुड़ी हुई हैं और इनकी हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, इनको 2 साल से सेरेकोइडाइसिस की प्रॉब्लम है, और इसके साथ ही इनको खांसी और कफ की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से इनको लिवर सिरोसिस की भी प्रॉब्लम हो गई है, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। आपसे सहायता चाहती हैं। शालिनी जी नाम है इनका जी। तो शालिनी जी को आपको बात समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही है, ट्रीटमेंट से फायदा नहीं हो रहा है। दुनिया की ज्यादातर बीमारियों में ट्रीटमेंट से फायदा नहीं होता है। सिम्टम थोड़ी देर के लिए दब जाते हैं, टल जाते हैं, और हमको लगता है कि इलाज हुआ, समस्या बाद में लौट के आती ही है। तो सार्कोइडोसिस में और लीवर सिरोसिस में, इन दोनों में बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस नहीं है। आपको यह माइंडसेट रखना पड़ेगा कि इसको आध्यात्मिक तरीके से वैसे कैसे ठीक करूं। दवा ले रहे हैं, आप भूल जाए कि दवा ले रहे हैं, आप खाने पूर्ति के लिए ले लें, क्योंकि परिवार वाले फोर्स करते हैं। अगर आप बोल्ड बन सकते हैं तो ध्यान पर और स्पिरिचुअल थेरेपी और नेचुरोपैथी पर पूरी तरह शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पर लीवर सिरोसिस और सार्कोइडोसिस है, तो सार्कोइडोसिस लंग के लिए है और लंग से जुड़ा है, और लीवर सिरोसिस लीवर से जुड़ा है। लीवर और लंग की नाड़ियों के एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको करने पड़ेंगे, है ना। तो लंग के मेरिडियन पे तो 11 पॉइंट है। जब कोई समस्या ज़्यादा बड़ी होती है तो हम उस ऑर्गन के सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर काम कर सकते हैं। ये बात समझिएगा, कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है अगर आप एनर्जी के फील्ड में मेहनत करने को तैयार है। बस पॉइंट बढ़ जाएंगे, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो लंग मेरिडियन जो उसमें 11 पॉइंट आते हैं, हमारे अंगूठे में आते हैं लंग मेरिडियन। तो LU5 और LU6, इन 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है दोनों हाथों में, इससे आपका सार्कोइडोसिस ठीक होगा। और लीवर सिरोसिस के लिए पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मसाज करना है। इन 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करना शुरू करें। 2-2 मिनट दिन में 5 बार दबाएं करें, और ध्यान की गहनता को बढ़ाएं। दिन में 2 बार ध्यान में बैठें। दवाओं पर ज़्यादा डिपेंड ना रहे, दवाएं से ज़्यादा हेल्प होगा नहीं आपको। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं शालिनी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप अपने जीवन में इन सभी चीज़ों को अपनाएंगे। इसके साथ ही आप LU5, LU6 और LV3, LV4 पर काम करेंगी, और इसके साथ ही आप बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगी। तो इसी के साथ आज की ये जो सवाल जवाब श्रृंखला है वो यहीं समाप्त होती है। और सर आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती समय में से हमें कुछ वक्त दिया, हमारे व्यूअर्स की समस्याओं को सुना और उनके समाधान बताए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। वेलकम जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, और आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।